ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जिसमें इक्विटी ही नहीं, आप ऑलमोस्ट हर तरह के एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट आप अपना कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स की खूबी ये होती है कि इनमें जो मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन कंपैरिजन टू बैंक्स थोड़ा बेहतर होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। Hi and welcome to yet another episode of Mr. FAQ. जैसे कि आप सबको पता है, मिस्टर FAQ एक ऐसा शो है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स पर और आपके सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट। मिलिए एक्सपर्ट सुनील गुप्ता जी से, जो पिछले 20 साल से फाइनेंस की फील्ड में काम कर रहे हैं एंड लास्ट 6 to 7 एपिसोड्स में हमारे साथ जुड़े रहे हैं और हमारे सवालों के ढेर सारे जवाब दिए हैं। वेलकम ऑन द शो सर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर एंड आई एम ग्लैड कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला है हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमने जैसे कि प्रीवियस एपिसोड्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात करी थी एंड फॉर व्यूअर्स जिन्होंने हमारे अभी तक के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ जाइए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपके भी बेसिक फंडे क्लियर होते रहें। आज अपना शो शुरू करने से पहले हमारे पास 2 व्यूअर्स के क्वेश्चन हैं एंड पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है सुनील जी, वो आया है दीक्षा जी की तरफ से। ये लखनऊ की रहने वाली हैं और ये आपसे जानना चाहती हैं कि क्या हम म्यूचुअल फंड में सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या और कहीं भी इन्वेस्टमेंट का स्कोप रहता है। दीक्षा जी नमस्कार, अच्छा सवाल है आपका। हालांकि हम पहले भी इस मुद्दे पे चर्चा कर चुके हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जिसमें इक्विटी ही नहीं, आप ऑलमोस्ट हर तरह के एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट आप अपना कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड, इवन रियल एस्टेट तक भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी ही नहीं, आप हर तरह के एसेट क्लास में आपके पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। धन्यवाद सुनील सर एंड वी होप दीक्षा जी आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। एंड अनदर व्यूअर क्वेश्चन वी हैव, ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है रविकांत उपाध्याय जी की तरफ से। ये बदायूं के रहने वाले हैं और ये हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि ये 65 ईयर्स ओल्ड, इनके पास अभी तक कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या ये अब इंश्योरेंस करवा सकते हैं। उपाध्याय जी नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, शायद आपने सुना होगा IRDA के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में। ये सर्कुलर ये कहता है कि अब एज के बेसिस पे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफर करने से मना नहीं कर सकती और आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। हाँ, अगर इस बारे में और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा एक दूसरा शो है जिसका नाम है इसमें मेरा क्या फ़ायदा, वहाँ पे हमने इस टॉपिक पे काफ़ी डिटेल में चर्चा की है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपके और भी सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल सकेंगी। तो मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि आप बिना किसी डिले किए हुए अपना एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने लिए लें और जिससे कि आपकी रिस्क प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कवर हो सके। धन्यवाद सुनील जी एंड रविकांत उपाध्याय जी। वी होप दैट कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा एंड दर्शकों, इफ़ आपको भी चाहिए कि आपके फाइनेंस के सवालों के जवाब आपको मिलते रहें तो हमारे बाकी शोज भी हैं, जैसे कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, फंडामेंटल्स, जो फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं, तो आप जाइए उन्हें ज़रूर देखिए। एंड आज के शो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जैसे कि हमने बात की कि म्यूचुअल फंड के थ्रू हम इक्विटी और डिफरेंट तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड के थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई सारी AMCs के पास में इंटरनेशनल फंड्स हैं, उन्होंने ओपन किए हुए हैं, अपने लॉन्च किए हुए हैं, जिनमें बेसिकली जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन होता है वो ऐसे स्क्रिप्ट्स में होता है, ऐसे शेयर्स में होता है जो कंपनीज इंटरनेशनली लिस्टेड हैं, यानी कि आउट ऑफ इंडिया लिस्टेड है। तो डेफिनेटली उन इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के माध्यम से हम इंटरनेशनल फंड्स में और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं।
सर फिर इसका प्रोसीजर क्या होता है, मतलब अगर हमें किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू इन्वेस्ट? प्रोसीजर आप मानिए कि मोर और लेस सेम होता है। जैसे कि आप किसी डोमेस्टिक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसा ही उसी प्रोसीजर के तहत आप इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक कोर डिफरेंस होता है, चूंकि ये जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं ये इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो इनका जो टैक्सेशन होता है वो डेट का होता है। इनको जो इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट है वो इन इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आपको मिलता है। इनमें आपको डेट का टैक्सेशन मिलेगा। बाकी बेसिकली ये इक्विटी फंड्स होते हैं और अब वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है, वही फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको किसी भी डोमेस्टिक फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे करनी होती है। थैंक यू सो मच सुनील जी। एंड हमने बहुत जान लिया है आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या स्कीम्स हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, ऑफलाइन ऑनलाइन। हम जानते हैं आज कि अगर बैंक एफडीज की जैसे हम बात करें तो हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर हमें बैंक एफडीज के अलावा कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन मिले जिसमें हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल सकता हो, तो आपके एंड से क्या हो सकता है? जी हाँ, मार्केट में कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें बैंक एफडीज़ की तरह से आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बेसिकली ये फिक्स डिपॉजिट्स ही होते हैं, एफडीज़ ही होते हैं, लेकिन इनके जो इशूअर्स होते हैं वो बजाय बैंक्स के कुछ कॉरपोरेट्स हैं और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। और इनमें से आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जो पेरेंट कंपनीज हैं वो बैंक्स ही होते हैं। यानी कि कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऐसी हैं जो बेसिकली बैंक्स की सब्सिडरीज हैं। तो इनमें ये ऐसी कंपनीज मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के लिए फिक्स डिपॉजिट इशू करती हैं, वहाँ आप निवेश कर सकते हैं। इन फिक्स डिपॉजिट्स की खूबी ये होती है कि इनमें जो मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन कंपैरिजन टू बैंक्स थोड़ा बेहतर होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। रीज़न उसके पीछे बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या इस तरह की जो कॉर्पोरेट्स हैं ये जब आगे लेंडिंग करती हैं तो इनका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करती हैं अपने क्लाइंट से वो बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। जब ये हायर रेट चार्ज करती हैं तो आपको डिपॉजिट्स पे हायर रेट पे भी करती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की बात है, जब भी आप किसी भी कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तो उसकी क्रेडिट रेटिंग ज़रूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है उस कॉर्पोरेट एफडी में आपको रेट तो बढ़िया मिल रहा है, आपको 9% का रेट मिल रहा है और आपने उसके लालच में उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब है यानी कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब है तो हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। तो आपको उसकी क्रेडिट रेटिंग, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़रूर चेक करनी चाहिए। और इसके लिए कुछ टूल्स हैं हमारे यहाँ मार्केट में जिनको हम क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। कुछ एजेंसीज़ हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, वो सारे कॉर्पोरेट्स की जो कॉर्पोरेट जब ये मार्केट में अपना पैसा ये आपसे एफडीज़ लेते हैं तो अपनी रेटिंग करवाते हैं अपने फाइनेंशियल्स के बेसिस पे, अपने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। तो उन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के जो रेटिंग है उसको हमें स्टडी करना चाहिए। जितनी हायर रेटिंग होगी उतना ही आपका पैसा सेफ रहेगा। लोअर रेटिंग के साथ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि आपको आपकी रेटिंग डाउन हो और आपका पैसा अनसेफ हो जाए। तो सर यहाँ पे एक और सवाल ये निकल के आता है कि जैसे कि हमने क्रेडिट रेटिंग की बात करी तो क्रेडिट रिस्क भी आ जाता है साथ में, तो व्हाट डज क्रेडिट रिस्क एक्चुअली मीन्स? देखिए, इन्वेस्टमेंट जब हम करने जाते हैं तो हमें कई सारे रिस्क हमारे साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बेसिकली रिस्क फ्री नहीं होता। अगर वो आपसे कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है तो नहीं होता है। इवन बैंक एफडीज़ में भी कुछ इनहेरेंट रिस्क होते हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो कई सारे रिस्क हमें फेस करने होते हैं और उनको हमको मिटिगेट करने का ऑप्शन देखना होता है या उनको हमको स्ट्रेटेजाइज करना होता है कि कैसे इन रिस्क को हम कम कर सकें। जैसे कि इन्फ्लेशन रिस्क, जैसे कि क्रेडिट रेट रिस्क, जैसे कि आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क, उसी तरह से ये क्रेडिट रिस्क होता है। तो बेसिकली क्रेडिट रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क वो रिस्क है जो आपको ये बताता है कि हो सकता है कि आप अपनी मनी लूज कर दें अगर आपका इशूअर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ डाउन होती है। मान लीजिए आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उसके फाइनेंशियल्स ख़राब हैं, उसकी अर्निंग्स नहीं अच्छी हैं या उसके जो एसेट्स हैं वो वीक हैं, तो कल को हो सकता है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, आपको इंटरेस्ट ना दे पाए या आपका प्रिंसिपल ना वापस कर पाए। तो दिस टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। इसको ही मिटिगेट करने के लिए, इसको ही एसेस करने के लिए ये रेटिंग एजेंसीज जो हैं, जिसको क्रिसिल है, इकरा है, इस तरह की रेटिंग एजेंसीज रेटिंग करती हैं, जिसमें हाईएस्ट रेटिंग जो होती है वो AAA होती है। तो हम यूजुअली क्लाइंट को प्रेफर करते हैं कि आप हाईएस्ट रेटिंग या
कंपैरेटिवली हायर रेटिंग वाले पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करें। लोअर रेटिंग वाले में करना थोड़ा रिस्की होता है, नो डाउट आपको वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, बट आपका पैसा थोड़ा रिस्क में रहेगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव आंसर था सुनील जी, एंड वी होप व्यूअर्स कि हमारा एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड आपने एक और हमें क्यूरियोसिटी छोड़ दी हमारे माइंड में कि ये जो आपने इतने सारे रिस्क से नाम ले लिए हैं, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, फॉरेक्स रिस्क, ये सब क्या होते हैं। खैर, आज की बातचीत को हम यहीं ख़त्म करेंगे एंड आपसे हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और जानेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं एंड हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, आपने हमारा एपिसोड देखा एंड तक। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बेसिक फंडे क्लियर, ताकि आपके भी बेसिक फंडे क्लियर होते रहें। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मिस्टर FAQ। धन्यवाद। नमस्कार।